बदमाश, दोनों की राशि बै है, बै से शुरू होता है, बै से बेचारा, बै से बदमाश। मैंने कई बार पूछा, भाई बेचारा और बदमाश दोनों में अच्छा कौन होता है? तो लोग कहते हैं जी बेचारा अच्छा होता है। लेकिन प्यारे भाइयों याद रखना, बेचारा कभी अच्छा नहीं होता और अच्छा बदमाश भी नहीं होता। लेकिन बेचारे की तुलना में बदमाश अच्छा होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि जितने नेपाल में बेचारे हैं वो रात रात में मर जाएं और बदमाश बचे रहे तो नेपाल में बचा रहेगा। बदमाश कौन होता है? देखो, बेचारा उसे कहते हैं जिसका कोई चारा नहीं चलता, लुट ले, पिट ले, छित ले, बेइज्जती करवा ले। जैसे गांधी ने कहा था कि यदि कोई मुसलमान मेरे मुंह में थूक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि उसे छाती से लगा करके अपना भाई बना लूंगा, क्योंकि मेरा धर्म यही कहता है। पुस्तक का नाम है मेरे समकालीन, उसके 370 नंबर पृष्ठ पर ये गांधी की कलम से लिखा हुआ देख लेना। वो कहता ना, कोई मुसलमान मेरे मुंह में थूक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि धर्म के अनुसार उसे भाई बना लूंगा। ये तो भगवान जाने उसका धर्म वो कौन सा था, ये तो भगवान जाने। आज जय गुरुदेव जी, जो उनका नाम सुना होगा आपने, हमारे मथुरा में बहुत बड़ा आश्रम है उनका। यहाँ नेपाल में मैं देख रहा हूँ, भाई गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या करने वाले को फांसी दो। ये व्यक्ति तो फांसी की मांग करे, उन्होंने चलो इतनी आवाज तो उठाई, इतनी आवाज उठा करके गौ के प्रति प्यार तो दर्शाया। लेकिन गांधी क्या कहता है? गांधी कहता है कि यदि कोई मुसलमान गाय को काट रहा हो और हिंदू कटती हुई को देख रहा हो, तो हिंदू को चाहिए कि गाय को कटती हुई को आराम से देखता रहे। यदि उसे देखने में दर्द होता है तो मुसलमान के पैर पकड़ ले और पैर पकड़ करके खुशामद करे कि भैया तो गाय को मत मार। और यदि मुसलमान फिर भी नहीं मानता तो हिंदू को चाहिए कि अपने पेट में तलवार मार ले, लेकिन मुसलमान को कुछ न दे। इतना जाहिल कमीना आदमी आपको संसार के इतिहास में दूसरा दिखाई नहीं देगा। वो अपनी कलम से लिखता है, पुस्तक का नाम लिख लो, हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी थी उसने बंबई जाते। हिंद स्वराज के पृष्ठ 45 पर और 50 पर ये सारी चर्चा आपको लिखी हुई मिल जाएगी। उसके सिद्धांत को लेकर के क्या हम जिंदा रह सकते हैं? याद रखना, वो बेचारे ने एक बेचारा और एक बदमाश, आप दोनों में फैसला करना अच्छा कौन होगा। देखना, बेचारा वो कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बदमाश जो होगा उसके यदि विचारधारा को बदल दिया जाए तो जिस तरह से डकैती डालने में गोली चलाता है ना, इसी तरह से वो कारगिल के मोर्चे पर भी चला सकता है। लेकिन बेचारा कहीं कुछ भी करने वाला नहीं है, वो तो हाथ जोड़ने में ही खुश रहता है। बेचारा गया अफ्रीका में, अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति की उसे वकालत करनी थी, और जब रेल में जाकर के बैठा तो अब्दुल्ला ने उसे फर्स्ट क्लास का टिकट ला करके दे दिया। टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में बैठ गया। अब टीटी आया, चेक करता करता उसने कहा, तुम तो हिंदुस्तानी हो? कि हाँ जी। कि फिर फर्स्ट क्लास में क्यों बैठे? कि टिकट लेकर के बैठा हूं। उसने कहा, बेवकूफ, अफ्रीका के अंदर हिंदुस्तानी को फर्स्ट क्लास की यात्रा करने का अधिकार नहीं है, चल नीचे उतर। जी टिकट लेकर के बैठा हूं, कोई वैसी थोड़ी बैठा हूं। बस टीटी ने यहां से पकड़ा, खिड़की पे खड़ा करा, धक्का दे दिया। बेचारा पड़ा प्लेटफार्म पर जाकर के, रोता रहा। ठंड पड़ रही थी, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बैग में से कंबल गर्म कपड़ा निकाल करके ओढ़ लूं। आधी रात घूमता घूमता स्टेशन मास्टर आ गया और स्टेशन मास्टर ने कहा, भाई तुम तो हिंदुस्तानी हो? कि हाँ जी। कि यहाँ क्यों पड़े हो? परेशान से बहुत हो? कि मैं फर्स्ट क्लास में बैठ गया था, टीटी ने धक्का दे दिया।
अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे भी होते हैं सभी जगह। कहाँ जाना तुम्हें? कि जी डरबन जाना है, कि चलो मैं भेजूंगा। दूसरी गाड़ी आई और उस व्यक्ति ने, स्टेशन मास्टर ने बेचारे को गार्ड के पास में बैठा दिया कि इसे डरबन उतार देना, वरना और कोई पिटाई कर देगा इसकी। वो डरबन आ गया और डरबन आकर के सवेरे जब कचहरी जाने के लिए वो बैठा, शिक्रम चलती हैं, वो शिक्रम बोलते हैं, 4 पहिए होते हैं, कपड़े से ढकी हुई होती है, एक उसमें घोड़ा जुड़ता है, 4 सीट अंदर होती हैं, 2 सीट बाहर होती हैं। तो बेचारा बाहर की सीट पर बैठ गया, अंदर 4 अंग्रेज बैठे हुए थे। उन 4 अंग्रेजों में से एक ने सिगरेट निकाली तो 3 बोले कि श्रीमान जी यहां सिगरेट नहीं पियोगे, क्योंकि हमें नफरत है इसके धुएं से, जो बाहर जाकर के पियो। कि बाहर तो 2 सीट हैं, एक सीट पर इसका चालक बैठा है, एक पर एक हिंदुस्तानी बैठा है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हिंदुस्तानी को अंदर भेज दो और तुम उसकी जगह बैठ करके सिगरेट पी लो। वो बाहर आया और आकर के बेचारे से कहा कि तुम अंदर बैठ जाओ, मैं सिगरेट पीऊंगा। बेचारे ने कहा वाह, मैं खुली हवा में बैठा हूं, मैं क्यों चला जाऊं। बस इतना कहती अंग्रेजी ने पकड़ करके देह जूता, देह जूता, देह जूता, और जब तक वो नीचे नहीं गिरेगा जब तक मारता रहा। उठ करके फिर कहां गया होगा ये भगवान जाने। कौन था वो बेचारा? गांधी। जानते हो उसका नाम? महात्मा तो नहीं था वो, महात्मा तो वैसे ही कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन जिसे उसने जीवन भर बदमाश कहा, उस बदमाश की सुन लीजिए आप, और आप में से उस बदमाश का कोई नाम बताएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। मैं देखना चाहता हूं अपने आजादी का इतिहास कुछ जानना है क्या? नहीं, एक दूसरी कथा सुना रहा हूं। नजदीक है ना, एक दूसरा जिसे बदमाश कहा गांधी ने, वो बदमाश जो था कलकत्ता से बैठ करके दिल्ली के लिए चला, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में, और जिस समय बोगी में सीट पर जाकर के देखा बैठा, तो देखा उसके बराबर की सीट पर एक अंग्रेज लेटा हुआ है। और जो भारत माता का लाल सीट पर जाकर के बैठा ना, तो अंग्रेजी ने देखा, अंग्रेजी ने सोचा रे मेरे गुलाम देश भारत का एक व्यक्ति मेरे साथ फर्स्ट क्लास में यात्रा करेगा तो मेरा स्वाभिमान का क्या होगा। हम यहाँ के शासक हैं, देश हमारा गुलाम है भारत, और गुलाम देश का एक आदमी मेरे साथ फर्स्ट क्लास की बोगी में यात्रा करेगा तो मेरा स्वाभिमान कहां गया फिर। लेकिन देखा कि भारत का जो नौजवान है हट्टा कट्टा मजबूत है, छेड़छाड़ करी तो कभी ऐसा ना हो डिब्बे में ही पिटाई करे, यहां कोई छुड़ाने वाला भी नहीं आएगा। वो जलता रहा, देखता रहा, लेकिन जलता रहा। भारत माता का जो लाल था चादर बिछा करके सो गया, लेकिन अंग्रेज को नींद नहीं आई, अंग्रेज को नींद नहीं आई, जागता रहा। और जब उसने देखा ना कि भारत माता का लाल सो गया, तो उसने अपनी ईर्ष्या मिटाने के लिए, जलन को मिटाने के लिए क्या किया कि भारत का लाल अपने जूते उतार कर जो सोया हुआ था, अंग्रेज ने दोनों जूते उठाए और बाहर फेंक दिए। क्योंकि जलने वाला आदमी अपनी खीज मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो तो जल रहा था ना। लेकिन सवेरे 4 बजे जब भारत माता के लाल की आंखें खुली ना, उसने देखा जूते तो हैं नहीं। वो समझ गया इसके अलावा तो कोई फेंक ही नहीं सकता, हम 2 ही आदमी हैं यहाँ। ये जल रहा था इसने फेंके हैं, लेकिन बदला लूंगा। अंग्रेज अपना कोट निकाल करके ऊपर हैंगर से पर टांग करके सोया हुआ था, नया कोट था बिल्कुल। भारत माता के लाल ने कोट उठाया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। बाथरूम गया, आकर के फिर आकर के सो गया। अब सवेरे जब अंग्रेज की आंख खुली तो ध्यान गया कोट पर, तो कोट साफ था। उसे भी समझने में देर नहीं लगी, वो भी समझ गया कि किसी ने फेंका।
और इसने बदला ले लिया। अब जो इतना बदला ले सकता है तो वो तेरी पिटाई भी कर सकता है। उसने डरते डरते से ने पूछा, भैया हिंदुस्तानी, कि हाँ, कि तुमने मेरा कोट देखा है? कि हाँ देखा है। कि कहाँ गया? कि मेरे जूतों को ढूंढने के लिए गया होगा। नहीं, आप उसका नाम बताइए वीर का, जिसे गांधी ने सारी जिंदगी बदमाश कहा। उधम सिंह। वो थे आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। आशुतोष मुखर्जी, उसे तो बदमाश कहा। और जिसने जूते खाए मुंह पर थुकवा लेना चाहता है, बेइज्जती करवा लेना चाहता है, ऐसे लोगों से वतन की सुरक्षा कभी भी होने वाली नहीं है, आज तक हुई नहीं है और आगे कभी होगी नहीं। ऐसे सुरक्षा होती तो शिवाजी को और महाराणा प्रताप को भूखा प्यासा रह करके सारी जिंदगी जंग करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? फिर कोई जरूरत नहीं थी। फिर याद रखना, वतन की सुरक्षा हमेशा शस्त्रों से होती है। शास्त्रों तो बाद में है, शस्त्रों से होती है। मिलिट्री सीमा पर जाकर के किसी को भगवान का उपदेश देने लगे, सेना मान जाएगी कि वहां तो तलवार से मानते हैं, वहां तो तलवार चाहिए, गोली चाहिए, टैंक चाहिए। वहां शस्त्र काम करते हैं, वो शास्त्र काम करने वाले नहीं है। जहां शस्त्र पर नहीं, जहां शस्त्र पर नहीं, शास्त्र वहां पछताते या रोते हैं। और ऋषियों को भी सिद्धि तब से तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ में जब तक राम नहीं गए तो विश्वामित्र का यज्ञ भी सफल नहीं हुआ था। लोग हड्डियां फेंक देते थे, मांस फेंक देते थे, लेकिन राम जब धनुष बाण लेकर के खड़े हुए, सारे काम ठीक हो गए। आप याद रखना, ये बातें आपको अपने पल्ले में गांठ बांध लेनी। ये केवल इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब करने का जमाना आ गया है, सोचने का जमाना आ गया है।